रिवीजन कर लीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में करें उठाते हुए पहले रेल लिंक सेवा की शुरुआत की है ईरान और अफगानिस्तान ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? सोन नदी पर बिहार में ये पुल है जो कि गया और पटना को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अनिंद्य बनर्जी को। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया? 12 दिसंबर को मनाया गया। 2020 का विषय है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन 2020 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये पहला ही संस्करण था। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? 9। इस बात को भी ध्यान में रखिए। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और किस देश ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? भारत और कतर ने। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। यहाँ पे महाशरद का फुल फॉर्म होगा महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। भारत की पहली स्वदेशी mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। इस तकनीक पर आधारित वैक्सीन का क्या नाम है जिसे DCGI ने पहले और दूसरे चरण के मानव नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है? इस वैक्सीन का नाम है HGCO19। 12 दिसंबर को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ एक ही वर्ष में विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलन डी ओर जीतने वाले इतिहास के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पाओलो रोजी इनका नाम है। ये इटली के थे। 1982 में इटली जो है फीफा विश्व कप जीता था। तो इटली को फीफा विश्व कप जिताने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका निधन हो गया है। 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन पूछे अगर राज्य के बारे में कि 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। 11 दिसंबर 2020 से 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? देहरादून में। 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? एरिक इवान को। एरिक इवान कौन है? जूम जो ऐप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, उसके CEO हैं। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए हैं? राहुल दुबे। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च नॉन फिक्शन बुक धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी और इस पुस्तक को लिखने में इनका सहयोग की है इनकी सिस्टर भावना राय। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। अमीश त्रिपाठी जो है ये बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में इनकी गिनती की जाती है और वर्तमान समय में ये लंदन स्थित नेहरू सेंटर के निदेशक हैं। तो हाल ही में इनकी ये पुस्तक लॉन्च हुई है धर्म। ये नॉन फिक्शन बुक है। वैसे नॉन फिक्शन श्रेणी में अमीश त्रिपाठी की अंतिम पुस्तक इमॉर्टल इंडिया थी जो कि 2017 में आई थी और ये भी पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई थी। तो ध्यान में रखिए इमॉर्टल इंडिया के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। अच्छा, यहाँ पे बार बार आप नाम सुन रहे हैं नॉन फिक्शन और एक होता है फिक्शन। ये क्या है जान लीजिए। नॉन फिक्शन मतलब रियल इवेंट्स या फिर रियल फैक्ट्स और रियल पीपल पर कोई पुस्तक आधारित होती है तो उसे नॉन फिक्शन श्रेणी का पुस्तक कहा जाता है। वहीं फिक्शन श्रेणी का पुस्तक वो होता है जो पूरी तरह से काल्पनिक होती है, यानी मन का गढ़ा हुआ स्टोरी होता है, उसको किताबी रूप दिया जाता है, तो उसे फिक्शन श्रेणी का पुस्तक कहा जाता है। वहीं नॉन फिक्शन श्रेणी में जो है रियल इवेंट्स फैक्ट्स जो होते हैं, इसमें जो है बायोग्राफी भी आता है, किसी के जीवन पर आधारित कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसे आप नॉन फिक्शन कैटेगरी में रखेंगे। हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौता और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो ये है मोरक्को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो अगस्त 2020 के बाद मोरक्को चौथा देश ऐसा बन गया है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता और राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। किसके पहल पर? अमेरिका के पहल पर।
इसके पहले 3 देश कौन है? यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और सूडान है। सूडान को ही नॉर्थ सूडान भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोरक्को वैसे अफ्रीकी देश है, वेस्टर्न अफ्रीकी देश है। इसने इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वो जान लीजिए। खास करके जो मुस्लिम देश हैं और ये सभी देश जो है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते थे। वैसे इजराइल जो है स्वतंत्र हो गया था 1948 में। उसके बाद से ही अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल जो है खुद जो फिलिस्तीन है उसको एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसी वजह से ये सारे देश जो है इससे नाराज रहते हैं और इन देशों के बीच जो है इजराइल से बनती नहीं है, तनाव चलते रहता है। 1967 में जिन इलाकों का कब्जा किया था इजराइल ने, तो ये सभी देश चाहते हैं कि फिलिस्तीन को जेरूसलम राजधानी के साथ जो है इजराइल उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दे। ये शर्त रहा है, लेकिन इजराइल अभी भी ये शर्त नहीं माना है। फिर भी बहुत सारे देश जो है इसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो 2020 में 4 देश ऐसे अभी तक हो गए हैं जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसके पहले 1979 में, सबसे पहले 1979 में मिस्र ने और उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने इसके साथ शांति समझौता किया था इजराइल के साथ। यानी अब तक 6 देश ऐसे हो गए हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिए, हाल ही में इजराइल ने भूटान के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान और इजराइल के बीच में अभी तक कोई भी राजनयिक संबंध स्थापित नहीं था। लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच भी समझौता हो गया है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रिवेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, संसद का नाम है नेसेट और मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। मोरक्को की कैपिटल है, ये अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल है रबात। किंग है यहाँ के मोहम्मद छठे। प्राइम मिनिस्टर हैं सादेदीन ओथमानी, इसे उस्मानी भी बोल सकते हैं। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है दिरहम। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेना के किस रिटायर्ड जनरल को नया रक्षा मंत्री चुना है? अमेरिका में रक्षा मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री बनेंगे लॉयड ऑस्टिन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। जो बाइडन जनवरी में पदभार ग्रहण करेंगे, इन्हीं के साथ ये सारे के सारे मंत्री जो हैं शपथ लेंगे। तो अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री बनेंगे लॉयड ऑस्टिन। ध्यान में रखिए, ये पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री बनेंगे। वैसे अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी बनेंगी। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स के प्रथम अश्वेत चीफ बने चार्ल्स ब्राउन जूनियर, उनका भी नाम ध्यान में रखिए। यहाँ पे आप बार बार नाम सुन रहे हैं अश्वेत का। अश्वेत क्या होता है? जो अफ्रीकी मूल का व्यक्ति होता है, खास करके काले लोग जो अमेरिका में जाके बस गए हैं, उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अश्वेत नाम आप देख लीजिए, अश्वेत मतलब काला, श्वेत माने उजला और अ मिला दिया गया है यानी अश्वेत। तो जो काले व्यक्ति होते हैं, अफ्रीकी मूल के व्यक्ति होते हैं, अमेरिका में जाके बस गए होते हैं, उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि कमला हैरिस को अश्वेत क्यों कहा जा रहा है? उन्हें अश्वेत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स में से कोई एक अफ्रीकी था, इसीलिए इन्हें अश्वेत कहा जा रहा है। यानी ये भारतीय अफ्रीकी अमेरिकी हुई, यानी इनका भी गिनती जो है अश्वेत में ही किया जाएगा, ठीक है। जो बाइडन ने अमेरिका के अगले विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है एंटनी ब्लिंकन को, ठीक है। अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। वहीं जो बाइडन जो होंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति हैं। अच्छा ये बताइए, जो बाइडन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो बाइडन और कमला हैरिस को हाल ही में टाइम ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है 2020 के लिए। हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि वर्तमान समय में 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार? एथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार। उसी ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है।
वहीं अंग्रेजी जो है विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1268 मिलियन लोग जो हैं इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान समय में। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है मंदारिन ने, जो कि चीनी भाषा है। इसे 1120 मिलियन लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं भाषा के रूप में। अब यहाँ पे हिंदी का बात चला है तो 2-3 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 43.63% भारतीय हिंदी भाषा का उपयोग जो है मातृभाषा के रूप में करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, राजभाषा, ध्यान रखिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है बल्कि राजभाषा है। संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक संविधान में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के 42वें संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताएं, जिसे 17 दिसंबर 2020 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इस सैटेलाइट का नाम है CMS-01। इस तरह से ये भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ध्यान में रखिए, उपग्रह जो लॉन्च होते हैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च होते हैं। वहीं मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है अक्सर ओडिशा के चांदीपुर में या फिर राजस्थान के पोखरन रेंज में मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है भारत में। ठीक है, और जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से ही किए जाते हैं। CMS-01 जो है ये पहले GSAT-12R के नाम से जाना जाता था। इसे पहले GSAT-12R के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम दिया गया है CMS-01। GSAT का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। CMS-01 सैटेलाइट को PSLV C-50 से लॉन्च किया जाएगा, जो कि PSLV का 52वां संस्करण होगा, यानी 52वां मिशन होगा। इस उपग्रह का डिजाइन और निर्माण किया है इसरो ने। GSAT-12 की जगह लेगा। GSAT का अभी फुल फॉर्म बताया, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हाल ही में बना था। भारतीय निजी अंतरिक्ष एजेंसी है पिक्सेल, इसकी स्थापना पिछले साल यानी 2019 में ही की गई थी और ये भारत के निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने 2021 में इसरो के सहयोग से अपना पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके लिए पिक्सेल ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता भी किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, कमर्शियल ब्रांच है, और इसे भी पिछले साल ही स्थापित किया गया था। द श्वाब फाउंडेशन और द जुबिलेंट इंडियन फाउंडेशन द्वारा किसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 2020 के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है अशरफ पटेल को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक उद्यमिता में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द श्वाब फाउंडेशन जो है WEF के संस्थापक हैं क्लॉस श्वाब। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर यह फाउंडेशन है। तो इसने द जुबिलेंट इंडियन फाउंडेशन के साथ मिलकर इस पुरस्कार की स्थापना की है और इस बार यह पुरस्कार दिया गया है अशरफ पटेल को। ठीक है, अभी आपने WEF का नाम सुना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका 51वां बैठक 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर में। तो पहली बार एशिया में WEF की बैठक का आयोजन किया जाएगा। अशरफ पटेल जो हैं ये प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य हैं। ये एक वुमेन है, महिला है, अशरफ पटेल। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो 2019 के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट के कारण जो है पहली बार भारत दूसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है इस सर्वेक्षण में चिली और तीसरे स्थान पे है ब्राजील। पहले स्थान पे चिली, दूसरे स्थान पे भारत और तीसरे स्थान पे ब्राजील है। ठीक है, आपको बता दें 2017 में भारत का निवेश 32% से घटकर 2018-19 में 12% हो गया। तो स्वच्छ ऊर्जा निवेश में जो है भारी गिरावट आई है, इसलिए भारत दूसरे स्थान पर चला गया है।
आपको बता दें, भारत ने 2019 में 14 गीगावाट की पवन या फिर सौर ऊर्जा का निर्माण किया था। नेक्स्ट, हाल ही में जनसंख्या और विकास में दक्षिणी सहयोग पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय अंतर मंत्रालयी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में 17वें आभासी रूप से यानी वर्चुअली 17वें अंतर्राष्ट्रीय अंतर मंत्रालयी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास 3 मंत्रालय हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय भू विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। इनके पास 3 मंत्रालय हैं, ठीक है। और ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसका टाइटल क्या था यानी शीर्षक क्या था? नैरोबी कमिटमेंट्स एंड द 2030 एजेंडा, टेकिंग स्टॉक एंड लुकिंग अहेड टू पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस। अब यहाँ पे नैरोबी कमिटमेंट्स क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। नैरोबी कमिटमेंट्स को नैरोबी प्रतिबद्धता भी कहा जाता है हिंदी में। नैरोबी केन्या की कैपिटल है। नैरोबी प्रतिबद्धताओं, जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर इसे नैरोबी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका आयोजन 1994 में किया गया था और इस सम्मेलन में 2030 तक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद के लिए 1200 से अधिक प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया था। तो इसे ही नैरोबी कमिटमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पुर्तगाल के बीच प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारत और पुर्तगाल के बीच टेक्नोलॉजी समिट के 26वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। वहीं पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किए मैनुअल हेइटर। इस सम्मेलन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी दिए गए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। इनोवेशन कोशिएंट के तहत वर्ष के सबसे नवीन अनुसंधान संस्थान का पुरस्कार दिया गया IIT रुड़की को। वहीं डिसरप्टिव इनोवेशन के तहत वर्ष के सबसे नवीन अनुसंधान संस्थान का पुरस्कार IIT मद्रास को दिया गया। द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आभासी रूप से आयोजित विश्व के सबसे बड़े उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन है और हाल ही में इसका उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। आभासी तरीके से हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का थीम भी ध्यान में रखिए, एंटरप्रेन्योरशिप 360 इस सम्मेलन का ये थीम है। 8 से 10 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका आयोजन किया था इंडस एंटरप्रेन्योर्स हैदराबाद ने यानी TIE हैदराबाद ने, ठीक है। इस सम्मेलन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया बिल गेट्स को, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस अवार्ड दिया गया फकीर चंद कोहली को। फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया, मैंने आप सभी को बताया था। फकीर चंद कोहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक सदस्य थे और TCS के ये प्रथम CEO भी थे। बेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड जीता सिंगापुर ने। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहां स्थानांतरित किया है? बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है ओरेकल, उसका मुख्यालय हुआ करता था अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अब इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। कहां पर? अमेरिका के ऑस्टिन में। ऑस्टिन कहां पर है? टेक्सास में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरेकल का नया मुख्यालय कहां पर है? ऑस्टिन टेक्सास में। साथ साथ में अमेरिका की ही एक कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी है टेस्ला, उसने भी अपना मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया से ऑस्टिन टेक्सास स्थानांतरित कर दिया है। तो 2 कंपनी हो गए, एक ओरेकल और एक है टेस्ला। इन दोनों ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर कर दिया है टेक्सास में, टेक्सास के ऑस्टिन में, ठीक है।